बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हम सब ने सुना होगा कि काला बाग डैम अगर बन जाता तो पाकिस्तान में आज इतनी बिजली महंगी ना होती। इस पर बड़ी बातें की गई, बड़े आर्टिकल्स लिखे गए, बड़ी बड़ी तावीलें और दलील दी गई और ये कहा गया कि अगर काला बाग डैम बनता है तो खैबर पख्तूनख्वा के कई ज़िले जो है वो महफूज नहीं रहेंगे, वो ज़ेर आब आ जाएंगे। पंजाब के अंदर से आवाज़ें उठी, सिंध के अंदर से, खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ आवाज़ें सामने आती रहीं और काला बाग डैम ना बन सका। इस पर कोई कंसेंसस ना हो सका और आज तक हम इस बात पे रोते रहते हैं कि हमारे यहाँ अगर काला बाग डैम होता तो बिजली महंगी ना होती और इस मुल्क के अंदर महंगाई का तूफ़ान भी ना होता। लेकिन आखिर क्या वजह है कि काला बाग डैम पर हम इत्तेफाक राय पैदा न कर सके। आज भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उन अजला की, उन इलाकों की जो चोलिस्तान में हैं और वो रेगिस्तान बने हुए हैं। उनको आबाद करके पाकिस्तान की मैशत को संभाला जा सकता है, एक ज़री इनकलाब लाया जा सकता है, लेकिन उस पर भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्क के अंदर रहते हुए तमाम सूबे, तमाम फरीकैन किसी एक बात पर इत्तफाक राय पैदा ना करें तो क्या मैशत का इसी तरीके से नुकसान होने दिया जाए। केनाल जो है ख़ास तौर पे चोलिस्तान के हवाले से, चोलिस्तान केनाल जिसको महफूज शहीद केनाल भी कहा जाता है, हुकूमत ने इसका फ़ैसला किया, इसका आगाज़ भी कर दिया गया और ये दावा किया गया कि इससे 66 लाख एकड़ ज़मीन जो है उसको फ़ायदा पहुँचेगा। 48 लाख एकड़ जो है ज़मीन बराह रास्त इससे मुस्तफ़ीद होगी, जिसके नतीजे में एक ज़री इनकलाब आ सकता है। इस पर सिंध से भी एतराज़ात उठ रहे हैं, सिंध में मुजाहरे किए जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि सिंध का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि इस नहर के इस बुनियाद पर जो मनसूबा बनाया जा रहा है इसके नतीजे में पाकिस्तान के जो वो इलाके जो रेगिस्तान हैं, जो बिल्कुल बंजर आबाद ज़मीनें हैं, वो आबाद हो सकेंगी। क्या इस पे जो एतराज़ात हैं वो कितने दुरुस्त हो सकते हैं? क्या हम हर बात को सियासत की नज़र कर देते हैं और वह मनसूबे जो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में हो सकते हैं उस पर सियासत क्यों की जाती है? हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को क्या एतमाद में लिया है जिसके बाद इन मनसूबों का आगाज़ किया गया, या उनके एतराज़ात अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं? हुकूमत इस पर भी दावा करती है कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ ये इरसा से मंजूरी के बाद, NOC की मंजूरी के बाद जो है इसको जारी किया गया। दूसरी तरफ नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के मुताबिक ये सारा कुछ अमल में लाया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर सिंध में एतराज़ात किस बात का है, और अगर एतराज़ात भी हैं तो वफाक में बैठे हुए सिंध के नुमाइंदे अपने इन मसाइल को सामने क्यों नहीं रखते। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज चेयरमैन किसान इत्तेहाद जनाब खालिद खोखर साहब। खालिद खोखर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। नसीरुल्लाह खान साहब हैं, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। जबकि सादिया जावेद साहबा सिंध हुकूमत की तर्जमान है, वो भी आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करेंगी। प्रोग्राम का आगाज़ मैं खालिद खोखर साहब अगर आपसे करना चाहूँ, चोलिस्तान महफूज शहीद केनाल जिसके बारे में बड़ा दावा किया जा रहा है, हमने खुद भी जाकर देखा चोलिस्तान में जिस तरीके से रकबे आबाद किए जा रहे हैं। अभी पानी का सबसे बड़ा मसला है, अगर पानी की दस्तयाबी वहाँ पे हो जाए, एक तरफ आपको बंजर ज़मीन नज़र आती है, एक तरफ जिस पानी जहाँ फराम किया गया है वहाँ लहलहाती फसलें हैं और ये बज़ाहिर नज़र आता है कि इस पूरे इलाके को आबाद किया जा सकता है, लेकिन पानी की किल्लत सबसे बड़ा मसला है। पानी अगर आप ड्रेन करते हैं, पानी 6, 7, 10 जगहों से आप ड्रेन करने की कोशिश करते हैं तो एक जगह से आपको मीठा पानी निकलता है, लेकिन अगर कैनाल बन जाती है, पानी मिल जाता है तो ये सारा चोलिस्तान आबाद हो सकता है, पाकिस्तान की मैशत में एक बड़ा संग मील साबित हो सकती है। लेकिन इस पर एतराज़ात जो होते हैं, आपको लगता है वो दुरुस्त एतराज़ात हैं या सियासी एतराज़ात हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो आपने काला बाग डैम की बात की। काला बाग डैम नहीं बनने दिया जिससे कितना नुकसान हुआ। हालांकि होना ये चाहिए, मैं आज अगर सिंध की तर्जमान तशरीफ फरमाए, मैं उनको पंजाब की तरफ से ऑफर देता हूं कि सिंध का डैम बनने दें, काला बाग डैम बनने दें और एक TT साइन कर लेते हैं कि टोटल अख्तियार सिंध का होगा। अगर सिंध से पानी बचेगा तो पंजाब को दें, वरना ना दे। बेशक सिंध वाले हमारे भाई हैं जी, वो भी पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें पंजाब का जो पानी है हमें मिल रहा है 2 से 2.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़, जबकि हमारे सिंधी भाइयों को पानी मिल रहा है 8 से 13 क्यूसेक पर 1000 एकड़। हमने अपने हिस्से का पानी सिंध को इसलिए दिया कि उनका निचले वाला पानी कड़वा था। हम पानी की पंपिंग कास्ट पंजाब वाला काश्तकार पे करता है, हालांकि वो पंपिंग कास्ट चाहिए थी या सिंध गवर्नमेंट पे करती या नेशनल गवर्नमेंट पे करती, क्योंकि हमने अपने हिस्से का पानी वहां पे दिया हुआ है, लेकिन वो भी हमारे भाई है। अब बात आ जाती है कि महफूज शहीद कैनाल क्यों निकाली जा रही है। देखिए, हम आबादी में कहाँ जा रहे हैं। हम हर साल 50 से 60 लाख आबादी ऐड कर रहे हैं अपने मुल्क में, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है।
यानी आबादी यहां तक ऐड कर रहे हैं कि हम हर साल एक मुल्क जितनी आबादी, एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं। हमने सबक नहीं सीखा। आज से 2 साल पहले आटे की लाइनों में 24 खवातीन शहीद हुई। एक कराची का मैं वाकया आपको सुनाता हूं कि कराची की एक खातून जिसकी 4 बच्चियां थी, वो आटे की लाइन में लगी, वहीं पे शहीद होगी आटे की लाइन में। उस 4 बच्चियों का क्या बना? सिंध हुकूमत ने उस पर क्या किया? देखे ना, अगर चुलिस्तान पाकिस्तान में है, ये पानी पाकिस्तान में लग रहा है, क्या पंजाब की जो गंदम होती है वो सिंध में नहीं जाती, वो केपीके में नहीं जाती, वो बलूचिस्तान में नहीं जाती? ये हम पाकिस्तानी हैं सब। चुलिस्तान में जो कुछ उगेगा वो सिंध में भी जाएगा, केपीके में भी जाएगा। अब आप यकीन कर लें, मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई, मैं अपने जज्बात का लफ्जों में अहाता करके नहीं बता सकता। चंद दिन पहले जब मैं चुलिस्तान में गया हूं, क्योंकि पहले मैं बहुत दफा पहले जा चुका हूं, तो मुझे वो चुलिस्तान नहीं लग रहा था, वो नखलिस्तान लग रहा था जहां पे आबाद हो चुका है। बिल्कुल ठीक। अगर वहां से पूरी नहर 176 किलोमीटर गुजर जाए तो क्या होगा जी? लहलहाते आपको खेत नजर आ जाएंगे, सरसब्ज पाकिस्तान हो जाएगा। अगर इंडिया वाले अपने राजस्थान को आबाद कर सकते हैं, क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम अपना आबाद नहीं कर सकते आपस में? देखो ना, ये चंद लोग होते हैं ऐसे बातें करने वाले, चंद लोग होते हैं जो मुल्क दुश्मनी करते हैं, जो इस किस्म के अगर मुल्क के अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हो तो उसके खिलाफ बोलते हैं। एक और बात आती है कि जी आर्मी का क्या काम है? दुनिया के 19 ममालिक में किसान और जवान मिलकर काम करते हैं। चाइना को ले लें, चाइना में मौजे तन से लेके आज तक, आज भी वहां पे कपास काश्त होती है तो किसान और प्लस जवान मिलकर काम करते हैं। और मैं तो पाकिस्तान में ये कहूंगा कि किसान प्लस जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हो किसान, तो ये पाकिस्तान मजबूत भी होगा और पाकिस्तान खुशहाल भी होगा। फिर ये सिस्टम के तहत अभी आप लिम्स को ले लें या ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम को ले लें, हम क्या करने जा रहे हैं? हम नहीं, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लें। अब सीड सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल सीड सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था। आम फार्मर को पता ही नहीं था कि सर्टिफाइड सीड क्या है, बेसिक क्या है, प्री बेसिक क्या है, बिल्कुल उसको पता नहीं था। फिर एक चीज जदीद मशीनरी की तरफ हम जा रहे हैं। हम अपना पानी ज्यादा ज़ाया कर रहे हैं। फ्लड इरिगेशन, आप सिंध पूरे में फ्लड इरिगेशन हो रही है, पंजाब में भी फ्लड इरिगेशन हो रही है। अगर इस सिस्टम के तहत आके अब हमें समझाया जा रहा है कि आप पिवट सिस्टम लगाएं, आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ आए, आप स्प्रिंकलर इरिगेशन की तरफ आए, यानी कि 80% हम पानी की बचत कर रहे हैं। जब हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पानी की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। इस वक्त जो हालात हैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। बिल्कुल ठीक। क्या हमने आज से 2 साल पहले 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद नहीं करवाया? तो हमने इस पे क्या सबक सीखा है? अगर हमें इस वक्त नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी के देखना चाहिए, और फूड सिक्योरिटी को एक सिवा पंजाब के नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है। मैं बचपन में से सुनता आ रहा हूं कि जिसे घर दाने उसे कमले भी सियाने। बिल्कुल ठीक है। देखे ना, आज हम अगर हम उस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब कुछ दिया है जी। एक विल नहीं थी, अब हमें वो विल नजर आ रही है। आप देखें ना, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी। मैं खोकर साहब वापस आता हूँ, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ इसी मौजू पे। नसीरुल्लाह खान साहब, आप एक्सपर्ट हैं, जरा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये जो एतराज़ है कि सिंध का पानी पंजाब इस्तेमाल कर लेगा और पंजाब का पानी भी सिर्फ चोलिस्तान के लिए ज़ेर इस्तेमाल लाया जाएगा, पंजाब के इलाके भी महरूम होंगे, थोड़ा सा जरा हमें ये आगाह कीजिएगा कि ये पानी जो है क्या वाकई सिंध का इस्तेमाल होगा? फिर पानी जो नहर जो बनाई जा रही है, ये पानी कहाँ से लेगी? कहा जाता है कि सतलज पर इन्हिसार किया जाएगा, सिंध के पानी पे इन्हिसार नहीं होगा, क्या वाकई ऐसा है? सर, ये मेरा ख्याल है कि बेबुनियाद किस्म का इतराज़ है, और ये तो बहुत क्लैरिटी के साथ दो चीज़ें नेशनली कंसेंसस में समझ लेनी चाहिए जी कि इस मंसूबे के ऊपर जो पैसा है 225 अरब रुपया, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगाएगी, और जो इसके पानी का हक रखती है ख़ास तौर पर पंजाब, ये वहीं से पानी जो है इस नहर को दिया जाएगा। और बैक एंड के ऊपर जो अनहार हैं जो लेके आ रही हैं पानी, उनके अंदर कुछ मरम्मत का काम किया जाएगा, जिससे जो है ये हेड सुलेमानकी के फ्लो को बेहतर किया जाएगा। और हेड सुलेमानकी से फिर 176 किलोमीटर लंबी एक नहर जो है, जो मेन लाइन है, वो लेके आई जाएगी फोटाबाज तक जी। और फोटाबाज से ऑनवर्ड फिर 2 नहरें होंगी जो कि चौलिस्तान के एरिया के अंदर डीप पेनिट्रेट करवाई जाएंगी, जो कि 122 किलोमीटर और 132 किलोमीटर है। तो इससे इस चौलिस्तान, जो कि एक्चुअली अभी खालिद साहब भी बात कर रहे थे, ये को पिछले जब से पाकिस्तान बना ये डेजर्ट के नाम से मशहूर है, जबकि हमारे पास आबादी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है सर।
तो हमारे पास अल्लाह के फजल से आबादी भी बढ़ गई है और अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार ज़मीन से भी जो है वो सरफराज कर रखा है। इस वक्त तकरीबन को 22 मिलियन एकड़ पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनको कल्टीवेशन अंडर लाया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास जो नेट सोइंग एरिया है वो 38 मिलियन एकड़ है। आबादी हमारी 2% अराउंड कोई इस रेशो से, जिसका मतलब ये है कि 5 मिलियन लोग जो है हर साल बढ़ रहे हैं। तो जब तक हम ऐसे मंसूबे नहीं लेके आएंगे, हमारे यहाँ गुर्बत, जो इन्फ्लेशन है, जॉब जो क्रिएट आपने करवानी है, ये नहीं होगी। और सेकेंडली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं बनेगी, आपकी एग्री एक्सपोर्ट जो है उनमें इजाफा नहीं होगा और आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो इसी तरह रहेगा। एक खास मैं बात करूं कि ये बहावलपुर का एरिया जो एक्चुअली अंडर कल्टीवेशन लाने की ख्वाब देखे जा रहे हैं, जी ये जी। सर बेस्ट है कॉटन सोइंग के लिए। आपको पता है कपास की टेक्सटाइल जो है हमें हर साल जो है तकरीबन 20 अरब यूएस डॉलर कमा के देती है, जो कि पूरे मुल्क के जी जी। एक्चुअली डेफिसिट को जो आके मैनेज कर रहा होता है। तो अगर ये चौलिस्तान आप खोल दें तो यहाँ पे कपास बहुत अच्छी हो सकती है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये आज अगर हम 20 मिलियन बिलियन यूएस डॉलर उससे कमा रहे हैं टेक्सटाइल से, तो बड़े आराम से आप 30 बिलियन यूएस डॉलर कमा सकते हैं। हमारी जो लोकल कंजम्पशन है वो कुछ तकरीबन 12 से 13 मिलियन बेल्स हैं, बट बैड लक के हम आज 14 मिलियन बेल से वापस कोई तकरीबन 6-7 मिलियन बेल्स के ऊपर फैल रहे हैं। तो हमें तो बड़ी शदीद जरूरत है इन एरिया को खोलने की। मैं उस जो आपने क्वेश्चन किया था ज्यादा जी जी। एड्रेस करना नहीं चाहता, बिकॉज उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई शक व शुबा किसी को हो कि इसमें किसी सूबे का पानी लिया जाएगा या कोई किसी का राइट लिया जाएगा। ऐसी कतई कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इस बात पर जोर जी दूंगा जी। कि हमारे यहाँ बेसिकली जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है जी जी। उसको लाने के लिए ये एरिया जो है एक बुनियादी जो है किरदार अदा कर रहा होगा सर, क्योंकि पूरी दुनिया से हमारी प्रोडक्शन जो है तकरीबन 50% नीचे है। वजह यह है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज का यूज़ नहीं है, सैटेलाइट का यूज़ नहीं है, और मॉडर्न मशीनरी जो है वो नहीं हम ला रहे। तो यहाँ पे पेवट सिस्टम होगा और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगे होंगे, और ये एरिया है जो कि पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स को आला क्वालिटी के अच्छे सीड बना के दे सकता है सर। ये वो एरिया है जो कि टेक्नोलॉजीज जो है उसकी इंटरवेंशन जो बाकी एरियाज में फार्मर्स हैं सिंध के और पंजाब में, उनको हेल्प आउट कर सकता है। इस एरिया के अंदर आप शोकेस कर सकते हैं कि कैसे बेहतर टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से कम कीमत के अंदर, लॉन्ग रन में बात कर रहा हूँ, कम कीमत के अंदर ज्यादा पैदावार और अच्छी क्वालिटी की पैदावार कैसे ली जा सकती है। तो आई एम टेकिंग दिस ऑल प्रोजेक्ट एज ए रेवोल्यूशन। दिस वुड बी अ सेकंड रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। जैसे अब 65 में हम कहते थे कि रेवोल्यूशन आया जी था, वो जी। आया था पानी के या जखीरा ये का। मैक्सी पाक ये उस तरह के काम से। ये जो है ये बेसिकली अगला दौर है, ये टेक्नोलॉजीज का साथ डिजिटाइजेशन का है। आज अगर आप देखें अमेरिका में कहीं यूट्यूब पे आप जस्ट सर्च करें कि अमेरिका का सबसे बड़ा फार्मर कौन है, तो जवाब आएगा कि बिल गेट्स है। द रीजन इज के टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की। उनका ख्याल ये है कि फ्यूचर में अगर कुछ जी जी। सबसे ज्यादा बेनिफिट कोई किसी शोबे को मिल सकता है टेक्नोलॉजीज का, तो वो एग्रीकल्चर होगा। तो यहाँ पे जो फ्यूचर मुझे नजर आता है पाकिस्तान एग्रीकल्चर का, ये डिजिटाइजेशन और एग्रीकल्चर होगा, जिसमें खास तौर पे सीड जो है और हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स एंड इनपुट्स, ये बहुत मेजर मेजर रोल प्ले कर रहे होंगे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। सर ये जवेद साहबा, आपने सुना नसीरुल्लाह खान साहब को भी, खालिद खोखर साहब को भी, अगर सिंध का पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं होना, अगर सिंध को कोई नुकसान नहीं होना, सिंध की ज़मीनों पे कोई उसके असरात नहीं होने, तो फिर सिंध से उठने वाले एतराज़ात को आप कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। एक तो पहली बात ये कि आपने शो के स्टार्ट में कालाबाग डैम के हवाले से बात की। 3 सूबाई असेंबलीज ने कालाबाग डैम को रिजेक्ट किया था, और वो मेरा ख्याल से उस पे बात ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक डेड इशू है, क्योंकि पाकिस्तान के 3 सूबे कालाबाग डैम की मुखालफत करते हैं। अच्छा, अब जहां तक बात रह गई कि जी सिंध का पानी, पंजाब का पानी, तो पहले तो मैं मलिक साहब आपको इनवाइट करूंगी कि जी आप जरूर आए सिंध, जी। जी और आप ऑन ग्राउंड जाएं और पानी की जो इस वक्त फार्मर की जो टेल एंडर है उसकी हालत देखें कि जो
जो उसको उगाना है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह बहुत बड़ी रीजनिंग है। आपको पता है कि अब इस वक्त मुल्क में बर्फबारी हो गई और जब लोग कॉटन की सोइंग कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी सिंध का पानी नहीं लिया जाएगा। ये कोई बताए कि सतलुज में आखिरी बार पानी आया कब था? इंडिया से पानी आता है ना सतलुज में, तो ये कोई बताए कि सतलुज में आखिरी बार इंडिया से पानी आया कब था? ठीक है, उसके पास अपना पूरा पानी, पंजाब के पास भी अपना पूरा पानी नहीं है। इरसा हर साल जब हम 2 दफा फसल लगाते हैं पाकिस्तान में, एग्रीकल्चरिस्ट 2 दफा फसल करते हैं, तो दोनों दफा इरसा का सर्टिफिकेट यूज इशू होता है कि जी आपको सूबों को पानी का जो शेयर है वो कम मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का बुहरान है, पानी की किल्लत है। आजकल भी अगर आप देखें तो टीवी में, अखबारों में, आपके टीवी शोज के जरिए गवर्नमेंट ये बता रही है कि पाकिस्तान में कहत साली का खतरा हो सकता है क्योंकि बरसात नहीं हुई है। तो पहले ही शॉर्टेज ऑफ वाटर है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको इनिशिएटिव लिया गया, उस पे एतराजात हैं। अच्छा, ये इनिशिएटिव केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे लिया गया, जो चोलिस्तान का था, उस वक्त भी उसके बाद जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए इरसा ने पंजाब गवर्नमेंट को एनओसी इशू की है, जिसको हमने सीसीआई में चैलेंज किया है। देखिए, पानी का मसला जो है वो पाकिस्तान में सीसीआई में डिस्कस होना है। जो पिछले कोई 11 महीने हो गए हैं फेडरल गवर्नमेंट से सिंध गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि आप सीसीआई बुलाएं, आप बैठें, हम और आप बैठ के उस सारे सूबे बैठें और डिस्कशन करें कि जी जो हमें एतराज है वो दूर किया जाए। तो बात यह है कि अगर कंसेंसस, किसी भी काम के लिए कंसेंसस बिल्ड करना जरूरी है। आप लोग कहते हैं ना काला बाग डैम इसलिए नहीं बना कि जी कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ, तो कंसेंसस नहीं बिल्ड हुआ तो काला बाग डैम नहीं बना ना, 3 सूबों ने उसकी मुखालफत की। आज बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत हो सकता है कि इससे पाकिस्तान को बहुत तरक्की हो जाए, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान सबका है, मेरा भी है, नसरुल्लाह मलिक का भी है, पंजाब वालों का भी है, सबका है ना। तो अगर कंसेंसस बिल्ड किया जाए, पीपल्स पार्टी इस मंसूबे की पहले दिन से मुखालफत कर रही है। इसको एथनिक में ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट रख ही नहीं रही है। देखिए, पहले एथनिक में आता है, अगर वहां कोई अगर वहां कंसेंसस हो जाता है तो वहां से पास होता है और फिर ये सीसीआई में जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट एथनिक में नहीं आया है आज तक और सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं हो रही है। तो बिल्कुल हमें एतराज है। जो टेल एंडर है, जो वैसे ही समंदर जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठट्टा बदीन सजावल के इलाके हैं जो जिनकी जमीन जो है वो जेर खत्म हो चुकी है, और जो 91 के एकॉर्ड में लिखा हुआ एकॉर्ड में प्रॉमिस था कि इतना पानी जो है वो छोड़ा जाएगा टेल एंड पे जो समंदर में गिरेगा, ताकि जमीन जो है जो समंदर में जा रही है उसको रिक्लेम कर सकेंगे। लेकिन हमारे पास वो पानी नहीं है। 10 साल हो गए, हमने वो पानी डाउनस्ट्रीम को नहीं भेजा, तो फिर हम इतना बड़ा मंसूबा हम कैसे मान लें कि पंजाब के पास अपना पानी पूरा है। ठीक है साथी, जैसा मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते तो आपके नहीं सवालात को रखते हैं अपने एक्सपर्ट्स के सामने कि अगर 91 के पानी की तकसीम का मुआहदा है तो क्या उस मुआहदे के मुताबिक ये चोलिस्तान कैनाल बनाई जा रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। खालिद खोखर साहब, ये बताइएगा, ये जो कहा जाता है कि जून से अक्टूबर तक जो इजाफी पानी होगा, बारिशों का पानी होगा, उसको ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाएगा, गोया ये 91 का जो मुआहदा है उसके ऐन मुताबिक है। आप भी समझते हैं कि ये इजाफी पानी होगा, बारिशी पानी होगा जिसको इस्तेमाल में लाया जाएगा? देखिए जी, हम हर साल हमारे पास फ्लड आते हैं, फालतू पानी होता है, हम पास तो ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं कर सकते। असल में मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमारी हुकूमतों ने क्या किया, डैम कब बनाया है?
आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या पीटीआई की हुकूमत है या बाकी हुकूमतें हैं, इन्होंने क्या अपने फर्ज अदा किया? क्या पाकिस्तान में जितने डैम की जरूरत है वो बनाए गए हैं? अब आप ये देखें ना, अगर नहर निकाली जा रही है तो उसके पीछे ये भी देखें कि 2027 में अगर नहर बनने में 2-3 साल लग जाने हैं ना, 2027 में 2 साल बाद आपका मोहम्मद डैम बन के आ रहा है जी, 2028 में आपका भाषा डैम आ रहा है, उसका पानी आएगा। बल्कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि सिंध को पहले से ज्यादा पानी मिलेगा। अच्छा, हमारे सिंधी भाई कम से कम एक चीज तो एक्नॉलेज करें ना कि पंजाब वालों ने जो 91 अकॉर्ड की बात हो रही है, हमने कुर्बानी दी, पाकिस्तान तमाम पंजाब वालों ने कुर्बानी दी कि सिंधी भाइयों से को कई गुना ज्यादा पानी दिया अपने हिस्से का। देखो ना, होता यह है, मैं आपको अर्ज करूं कि मेरे साथ एक जिम्मेदार है, काश्तकार है, उसे अगर पानी जरूरत है, मैं अपना पानी उसको देता हूं तो वो मुझे बाद में अपना ट्यूबवेल चला के ये पंपिंग कास्ट वो पे करता है, मुझे देता है। देखो ना, हमने तो उनसे पंपिंग कास्ट भी नहीं ले। हमारा पानी है 2 से 2.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़, उनका पानी है 8 से लेकर 13 क्यूसेक पर 1000 एकड़। मैं अब आप ये देखें ना कि सिंध का रकबा कितना है, पंजाब का रकबा कितना है, सिंध का पानी कितना है, पंजाब का पानी कितना है। हमें हालांकि इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आज हमारे सिंधी भाई जो इस चीज पे शोर मचा रहे हैं, चोलिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, चोलिस्तान को आबाद होने का हक है। रोही पानी मांग रही है, रोही इस वक्त ना प्यासी है रोही पूरी, और अगर हम चोलिस्तान को आबाद नहीं करते तो क्या हम खुद कफील हो चुके हैं? अगर ऑलरेडी पंजाब वहां पे सिंध में गंदम ना भेजे, बाकी चीजें ना भेजे, क्या सिंध को खुद कफील है इसमें? देखे ना, हमारा चाहिए ये कि हमें पूरे पाकिस्तान का सोचना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी आबादी को देखें। हम देखें ना, आबादी में तो हर साल हम कितना इजाफा कर रहे हैं, क्या उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ है? क्या सिंध ने, पंजाब ने पहले इतना काम किया जो अब काम हो रहा है? अब आप ये देखें ना कि अगर हमारी हुकूमतें, मैं माजरत के साथ कहूंगा, अगर हमारी हुकूमतें जो 30-30, 50-50 साल से हुक्मरानी कर रही है, अगर वो सीड सिस्टम ही नहीं बना सकी आज तक, अगर पाकिस्तान में बेसिक, प्री बेसिक सर्टिफाइड सीड का कंसेप्ट नहीं दे सकी, सीड कॉर्पोरेशन डेवलप नहीं कर सके, तो फिर उन्होंने खुद क्या किया? देखे ना, इतराज करना, बातें करना बड़ा आसान है। आज सवाल ये पैदा होता है, क्या ये इतराजात जो है इनको टैकल नहीं किया जाना चाहिए, इनको एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए? जी, मैं तो कह रहा हूं कि उसका हल ये है, हमें सबको जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त जब तक हम जदीद टेक्नोलॉजी के स्मार्ट इरिगेशन की तरफ जाना चाहिए, जब तक नहीं जाएंगे उस वक्त तक काम नहीं है, फिर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। अगर हम स्मार्ट इरिगेशन की तरफ चले जाए, हम 80% पानी की बचत कर सकते हैं फिर इजिली, आसानी से। देखे ना, हुकूमतों को चाहिए कि फौरी तौर पे इस चीज पे काम करें। अब आप मुझे एक चीज बताएं, दुनिया में क्या सिलसिला चल रहा है? क्या दुनिया में इस तरह फ्लड इरिगेशन है? हर जगह पे नहीं है, वहां पे स्मार्ट इरिगेशन है। अब देखें ना, पेवर्ट सिस्टम आ गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन आ गई है, ड्रिप इरिगेशन आ गई है। हमें वो सिस्टम सारे अपनाना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। हम तो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सके इस वक्त तक, अपने हम पर एकड़ पैदावार नहीं बढ़ा सके। अब आप ये देखें, मेरे लिए तो बहस शर्म है कि हमारे पंजाब की जो एवरेज है गंदम की, वो 30 से 32 मन है, इंडियन पंजाब की 55 मन है। देखे ना, हम पहले ही कहां पे खड़े हैं। हम आबादी का तो अजदहा लेके आ रहे हैं, लेकिन हमने अपनी एग्रीकल्चर की वो ग्रोथ नहीं की, अगर आज होने जा रही है। अब आप ये देखें ना, हमें जदीद मशीनरी अब आ रही है। मैं आखिरी एक और बात कर रहा हूँ जी जी। अब देखें, हमारे पीरोवाल में अब काश्तकारी शुरू की है फन ग्रो ने, उसका फायदा मैं आपको बताऊं। मैंने वो काफी दफा वहां पे जाके देखा है। वो ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान में डाइवो बस आई, सारी बसें ठीक हो गई टोटल, बिल्कुल ठीक। अब फन ग्रो में अगर खानेवाल पीरोवाल में काश शुरू की है, तो वो एक डाइवो की हैसियत रखती है कि काश्तकार जाके देख रहे हैं, उसे जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद तरीकेकार देखेंगे, जदीद रिसर्च को देखेंगे, आके अपनाएंगे। जैसे डाइवो ने आके पूरी बसों का सिस्टम ठीक कर दिया, इसी तरीके से ये ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम आके पूरे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को सही करेगा। और खसूसन हमारा जो छोटा काश्तकार है वो बड़ा मजलूम है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना जदीद टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास फाइनेंस होती है, ना वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकता है, उसको तो पैदावार ही बड़ी कम मिलती है, उसको रेट भी बड़ा कम मिलता है, उसके पास फ्यूचर मार्केटिंग भी नहीं है। अब देखें, अगर जदीद तरीके पे हम जा रहे हैं, जदीद सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और गैर आबाद रकबों को आबाद किया जा रहा है, ये नहीं कि पंजाब के रकबे आबाद होंगे, सिंध के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और जो हमारा चोलिस्तान है, वो पाकिस्तान की सेहत आप ठीक कर सकते हैं, वहां पे ऑर्गेनिक हर चीज आप पैदा कर सकते हैं, सिंध, चोलिस्तान में और बलूचिस्तान में। हमें अब जाना पड़ेगा अस्पताल खाली करने के लिए कि हम पाक और साफ सब्जी दें लोगों को, ऑर्गेनिक हर चीज दें।
ठीक है। तो अब खान साहब, आज भी आप चूंकि खान साहब प्रोग्राम चूंकि बड़ा टाइम मुख्तर बचा है, रसूलुल्लाह खान साहब जो अभी इतराज़ उठा सिंध से, सादिया साहब बात कर रही थी कि टेल तक पानी नहीं आता, हमें मुश्किलात का सामना है सिंध में, और ख़ासतौर पर ठट्ठा बदीन से जावल के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। सिंध के एतराज़ात आपको लगता है कि दुरुस्त हैं क्या? और पंजाब में जो बात की जाती है इस चुलिस्तान केनाल के हवाले से कि जी इजाफी पानी होगा, बारिशों को पानी होगा, इस्तेमाल किया जाएगा जून से अक्टूबर तक, फिर सिंध के एतराज़ात दुरुस्त कैसे लगते हैं आपको? देखिए सर, पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, हम सब सर पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। अगर किसान सिंध का अगर तकलीफ में होगा तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का कोई भी मुहब्बे वतन शहरी उनके साथ इजहार यकजहती या उनकी सपोर्ट के लिए ना उतरे। मेरी बहन अभी बात कर रही थी कि इस प्रोजेक्ट को सीसीआई में प्रेजेंट नहीं किया गया। टू माई नॉलेज, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन लॉ, लेकिन वट एवर आई नो कि अगर कोई सूबा अपने हिस्से का पानी कहीं डाइवर्जन करके अपने ही सूबे में यूज कर रहा हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो सीसीआई में लेके जाया जाए अनटिल अनलेस कि वो किसी का शेयर ना ले रहा हो। तो मुझे वहां से ये लगता ये है कि ये बैक एंड पे कि ये 100% ट्रू है कि ये सूबा सिंध का पानी यहाँ पे यूज नहीं होगा। नंबर 2, जो इर्सा की अगर अप्रूवल है तो दैट इज बेसिकली अ लीगल बॉडी ऑफ सीसीआई। तो वहां से अगर अप्रूवल हुई है तो डेफिनेटली वहां पे कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको देखा होगा। जो सेकेंडली मेरी बहन ने बात की कि ये दरिया सतलुज के अंदर जो फ्लड है, ये इंडिया ने कितनी बार पानी छोड़ा है। ये पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के अंदर फ्लड आते हैं जब ये बरसात का मौसम होता है। तो इस दौरान में काफ़ी ज़्यादा उसने तबाही लास्ट टाइम में मचाई। तो आई पर्सनली फील कि अगर इस जो कि फ्लड वाटर है जो कि ना हम यूज़ कर रहे होते हैं ना सिंध यूज़ कर सक रहा होता है, तो इसको अगर इस काम के लिए यूटिलाइज कर लिया जाए फॉर 3-4 मंथ, ये कुछ जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में ऑलमोस्ट होते हैं जी, जिसके अंदर आप ये जो फ्लड का वाटर है अगर किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कर लें तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा नेक और मुल्क की तरक्की के लिए अहम कदम साबित होगा। जी सादिया जावेद साहबा, जी मैं आता हूँ वापस। सादिया जावेद साहबा, ये जो अभी रसूलुल्लाह खान साहब कह रहे थे कि पानी ज़ाया होना है, अगर वो पानी इस्तेमाल में ला लिया जाए तो क्या इससे नुकसान क्या होगा? फिर एक सूबे को ये हक हासिल है कि वो अपने पानी को डाइवर्ट करे, नहरें बनाए या अपने हिस्से के पानी को इस्तेमाल करे। जी बिल्कुल। एक तो पहली बात ये कि मेरी नाकिस राय जहां तक है, अगवान बलोचिस्तान में जो पिछली बार लास्ट फ्लडिंग हुई थी वो अगवान रिवर जो है, काबुल रिवर जो है वो ओवरफ्लो हुआ था। अफगानिस्तान में ज्यादा बारिशें हुई थी और उसका रिजल्ट पाकिस्तान में भी हुआ था, बलोचिस्तान में भी ज्यादा बारिशें हुई थी, उसका सतलुज से कोई ताल्लुक नहीं था। एक बात। दूसरी बात ये कि ये कहा गया कि अगर पंजाब में ज्यादा गंदुम उगेगी तो अगर सिंध को जरूरत होगी तो नसरुल्लाह मलिक साहब आपको भी बेहतर पता है कि जब हमारे यहाँ क्रॉप उतरना शुरू होती है तो इंटर प्रोविंशियल पाबंदी लगा दी जाती है, बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं कि अगर स्मगलिंग का खदशा होता है, सूबे को शॉर्टेज का खदशा होता है तो बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी जाती है। लेकिन सारी शायद वो गंदम की स्मगलिंग को रोकते हैं लेकिन उसके बावजूद सूबे अपनी गंदम देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर सूबा अपनी प्रोक्योरमेंट करता है, हर सूबा अपनी प्रोक्योरमेंट करता है जो उसकी नीड होती है उसके हिसाब से, और उसके बाद अगर वो नीड कम पड़ जाती है खुदा ना खास्ता तो फिर फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें हमारी जो जरूरत थी उसके मुताबिक हमारे पास गंदुम नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट वो गंदुम अरेंज करके देती, चाहे वो पंजाब से करे चाहे केपीके से करे। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि बलोचिस्तान, फॉर योर सब और लोगों को भी ये बात पता होगी कि जो बलोचिस्तान है वो है सबसे अच्छा बेस्ट कॉटन। अगर हम बलोचिस्तान को पहले आबाद करते, जो अभी बात की जा रही थी कि इतनी कॉटन, ये साइंटिफिकली स्टडीड है कि पाकिस्तान में अगर कोई सूबा बेस्ट
कॉटन दे सकता है तो वो बलूचिस्तान है। तो ग्रीन इनिशिएटिव हम बलूचिस्तान से भी ले सकते थे। और दूसरी बात ये कि इरसा इज ऑटोनमस बॉडी, इट इज नॉट अंडर सीसीआई। सीसीआई है जो सूबों में आपस में किसी मामले पर एतराज होता है, वो तो डिस्प्यूट के वाले से सीसीआई में जाएगी, वो ये कह रहे हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो फिर सीसीआई में होगा। हाँ, अच्छा। और दूसरी एक बात और कि जब इरसा 1991 का एक्ट साइन किया गया था तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और हमें एतराज था, लेकिन पाकिस्तान की खातिर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी है। ये कहना कि जी हमने कुर्बानी दी थी, हमने हमेशा कुर्बानी दी है। और आज हमें शिकायत है, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि हमने सीसीआई में इस पे ऑब्जेक्शन किया है। फेडरल गवर्नमेंट सीसीआई का इजलास बुलाए, इस मामले पर बात करें। ठीक है, यहाँ पूरा में हमें एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। खालिद खोखर साहब, अगर 1 मिनट में आप अपना कमेंट कर सकें, क्योंकि मुझे प्रोग्राम वाइड अप करना है। पहली बात तो यह है कि मोहतरमा मुझे खुद बता दें कि हमारा पानी कितना है पर 1000 एकड़ और उनका सिंध का पानी कितना है। इसी बात से पता चल जाएगा कि पानी तो हमने दिया है अपने भाइयों को, हमारे पास तो पानी उनकी निस्बत बहुत कम है, हमारा रकबा उनसे डबल है, लेकिन पानी उनका हमसे भी ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो इतराज करें तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल ना नहीं। आप देख लें, आप मुझे बता दें कि आपका पर 1000 एकड़ कितने पानी है, कितने क्यूसेक पानी है। हमारा 2 से 2.5 क्यूसेक, आपका 8 से 13 मलिक साहब के प्रोड्यूसर को भेज दूंगी, मैं मलिक साहब के प्रोड्यूसर को भेज दूंगी। आप बेशक भेज दीजिए, इसमें मुझे कोई नहीं है। हम तो देखें ना, अगली बात यह है कि अगर वफाक भी आपको गंदम लेके देता है तो पंजाब से लेके देता है। वफाक ने आज तक आपको केपी से गंदम लेके नहीं दी, आज तक। हमेशा पंजाब ही देता है, पंजाब ही फ्रूट बास्केट है आपके लिए, सबके लिए। और पंजाब का अगर या 40 साल आबाद होगा तो ये पाकिस्तान का आबाद होगा, ये कोई पंजाब का नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा ही है भाई। ठीक है, रसूलुल्लाह खान साहब, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा मैं, चोलिस्तान किनार यानी महफूज शहीद किनार कितनी जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकती है? जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि पंजाब या सिंध या केपी वी ऑल आर वन सर। बिल्कुल, अगर किसी को कोई नुकसान इसमें हो तो कोई भी सुबह खुश नहीं होगा। ये मेरी बहन बात कर रही है, अगर ऐसे कोई इतराजात हैं तो वो बिल्कुल जरूर सुनने चाहिए। सेकेंडली बात ये है कि शायद हम थोड़े से ना जज्बाती हो गए सारे बात में। अच्छा, मैं सर इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि इसको जिस तरह से हम ले रहे हैं ये को आज नहीं हो जाना सर काम सारा ही, बिकॉज ये जो नहर है मेन जो है 176 किलोमीटर जो मेन नहर है, फिर उसके बाद 122 किलोमीटर 130 किलोमीटर लंबी नहरें हैं। इट विल टेक अराउंड 3 years टाइम सर बनने में। और जब ये नहर बन रही होती है तो उस वक्त कोई पानी नहीं छोड़ा जाता उसमें सर। और ये दौरान टाइम है जब 2027 और 2028 में मोहम्मद डैम और भाषा डैम का पानी कुछ 7 मिलियन एकड़ फीट अवेलेबल होगा सर। जब ये केनाल्स की कमीशनिंग हो रही होगी तो उससे पहले इन दोनों डैम्स जो है ये कमीशन हो चुके होंगे, तो वो पानी इतना सरप्लस होगा कि वो ना सिर्फ इस बेचारी नहर जो बचौलिस्तान को जा रही है इसको, बल्कि वो इसको सिंध को भी एक्स्ट्रा पानी दे रही होगी। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर कोई किसी सूबे का हक ले रहा होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये दे रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। रसूलुल्लाह खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर साहब, सादिया जावेद साहब, प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।